हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग। तो ये जो चैप्टर की सेकंड पार्ट की वीडियो है जिसमें हम टॉपिक 8 से स्टार्ट करेंगे। बाकी के 7 तक के जितने भी पार्ट्स है उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखो फिर इसको देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सेकेंडली, ऑल दो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हाई, आई एम सिमरन और मैंने अपने चैनल पे क्लास 12 की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इको पढ़ाई हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, उसमें तुम्हें तीनों ही सब्जेक्ट्स की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। सेकेंडली, और जो सबसे जरूरी बात है कि हिस्ट्री में और सब सब्जेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होते हैं, नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स। और अभी स्कूल बंद है और आगे भी बच्चों को नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रॉब्लम होती है, तो उसका सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। क्या करना है आपको, नीचे जाके चेक करना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम आईडी पे जाओगे मेरी तो मैं हर एक चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। हाईलाइट सेक्शन चेक करना, हिस्ट्री, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और इको पॉलिटिकल साइंस, मैंने हाईलाइट्स में हर एक चैप्टर के नोट्स डाले हुए हैं। हिस्ट्री का हर चैप्टर का नोट्स आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेगा। हैंड रिटन भी है और टाइप्ड भी है, यानी कि पीडीएफ फॉर्म में भी है और हैंड रिटन भी है। जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे वहां से जाके तुम नोट्स ले सकते हो। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको किसी भी चैप्टर के नोट्स की तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। और चैप्टर कौन समझाएगा तुम्हें, मैं समझाऊंगी अभी। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू लर्न योर सब्जेक्ट्स। हर एक चैप्टर को आपको अच्छे से लर्न करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे डीएम करके पूछना है या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ओके, तो टॉपिक 8 स्टार्ट करते हैं, डिस्कवरिंग स्तूपास, फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। तो देखो, ये इस हमने चैप्टर की शुरुआत से सांची स्तूपा के बारे में पढ़ा और आप लोगों में से कई लोग सांची स्तूपा घूमने भी गए होंगे। तो वो बहुत ही मासिव स्तूपा है एक और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बट उससे भी ज़्यादा सुंदर, उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और कल्चरली एक बहुत ही उससे भी बेटर स्तूपा था जिसका नाम क्या था, अमरावती स्तूपा। यानी कि अभी भी वो है बट उसकी जो रिमेन्स बची हैं वो बिल्कुल बहुत ही डिस्ट्रक्टेड हालत में है अब अमरावती स्तूपा जो है। तो ये इतना डिस्ट्रक्ट कैसे हुआ अमरावती स्तूपा, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अमरावती स्तूपा पहले तो देखो रेवेजेस ऑफ टाइम की वजह से वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट हुआ, यानी कि जब वो डिस्कवर हुआ तब तक वो उसके जो काफ़ी सारा जो उसका स्ट्रक्चर था वो टाइम की वजह से और क्लाइमेट की वजह से ख़राब हो चुका था। बट उसके बाद भी, यानी कि उसके अंदर के पत्थर, उस ज़माने में जो पत्थर यूज़ होते थे, नक्काशी होती थी, मार्बल्स यूज़ होते थे, वो फिर भी टाइम और जो भी वहाँ पे रेलिक्स होते थे, यानी कि कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेलिक्स कहते हैं। तो वो जितने भी वहाँ के रेलिक्स थे वो ख़त्म इसलिए हुए क्योंकि उनके साथ क्या हुई, उनकी लूट हुई। पुरानी वीडियो में, यानी पार्ट 1 की वीडियो में ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि अंग्रेज क्या करते थे, यानी कि हमारे ऊपर अंग्रेज का राज था। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग हमारे जितने भी अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स के आप कह सकते हो, जो भी कुछ हमारा होता था बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग टाइप का स्कल्पचर, उसको वो चुरा के ले जाते थे और जाके अपने गार्डन में और अपने म्यूजियम में सजा देते थे, जैसे कि उन्होंने हमारा कोहिनूर चुराया। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स के साथ, काफ़ी सारे हमारे आर्ट के स्कल्पचर्स के साथ, हिस्टोरिकल रेलिक्स के साथ ऐसा हुआ है। उनमें से एक है हमारा अमरावती का स्तूप। तो देखो 1796 में एक लोकल राजा, सबसे पहले तो लोकल राजा ने करा हमारा अमरावती स्तूप के साथ छेड़खानी। तो लोकल राजा मतलब वो इंडिया के ही राजा थे, उन्होंने को अपना पैलेस बनाना था। ठीक है, तो पैलेस बनाने के लिए पत्थर चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, जो अमरावती स्तूप था उसके जो रुइंस थे, मैंने कहा ना वो टाइम से थोड़ा खराब हो गया था, तो आसपास पड़े हुए जो पत्थर वगैरह थे उन्होंने वहां से लेकर और उससे अपना पैलेस बनवा लिया। तो देखो, हिस्टोरिकल वैल्यू किसी चीज़ की तभी होती है जब वो वहीं रहे जहाँ से वो ली गई है। अब वहाँ पे अगर वो रहती तो हमें बुद्धिज्म के बारे में और अच्छे से जानने को मिलता। अब उन्होंने अपने पैलेस में लगा लिया तो उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो गई। अब आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है उसको समझना। सेकेंड चीज़ कब हुई, जब कॉलन मैकेंजी ने उस साइट को विजिट करा, वो अमरावती गए, वो समझ गए कि भैया इसकी तो कुछ हिस्टोरिकल वैल्यू है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। बट देखो ये हुआ कि उनकी रिपोर्ट कभी पब्लिश ही नहीं हुई। बाकी जो ब्रिटिशर्स थे, बाकी यूरोपियन जो थे और एएसआई ने उनकी जो रिपोर्ट वगैरह थी उसको मान्य ही नहीं करा, किसी ने समझा ही नहीं
कि जो अमरावती स्तूप है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसे सांची स्तूपा को बचाने में सबसे मेन रोल किसका था? शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का। अगर उन्होंने मना ना करा होता यूरोपियंस को, जो लॉर्ड को मना ना करा होता ले जाने को ईस्टर्न गेटवे को, तो वो भी ले जाके उन्होंने अपने फ्रांस के म्यूजियम में सजा दिया होता। तो इस तरीके से अमरावती स्तूप के साथ जो हुआ वो फिर से रिपीट हमारे सांची स्तूप के साथ बेगम्स ने नहीं होने दिया। ठीक है, अब 1854 के अंदर वॉल्टर एलियट जो कमिश्नर थे, गुंटूर क्या है, आई थिंक आंध्र प्रदेश या गुंटूर, हाँ, तो आंध्र प्रदेश के जो कमिश्नर थे उस समय पे, ब्रिटिश कमिश्नर जो थे, उन्होंने क्या करा, वॉल्टर एलियट ने, उन्होंने वहाँ से यानी कि हमारे अमरावती स्तूप से काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर्स थे और जितने भी टाइप के हमारे रेलिक्स थे, क्या होता था उन लोगों के लिए ना, हमारा जो आर्ट था वो बहुत ही डिफरेंट था। डिफरेंट क्यों था? देखो, वो लोगों ने मेनली ग्रीक कल्चर का आर्ट देखा ना, अपने जूस का स्टैचू बना होता है उनके ग्रीक गॉड्स का, कुछ ऐसे बैठे हुए, कुछ ऐसे, ठीक है, तो उनके स्टैचूज मेनली ह्यूमन फिगर के होते थे, नॉर्मल, जैसे हमारी फिगर है, ह्यूमन फिगर है, किसी लेडी का स्टैचू हो गया, ठीक है, आपने देखा है कई बार हिस्ट्री टीवी पे हमें, और ट्रैवल वाले जो जगह है उसमें ग्रीक के स्टैचूज वगैरह दिखते रहते हैं, ठीक है, तो मेनली उन लोगों ने ह्यूमन स्टैचूज देखे थे। पर जब वो इंडिया है, उन्होंने इंडिया की जब स्टैचूज देखे, इंडिया के स्कल्पचर्स देखे, तो देखा हमारे भगवान के स्टैचूज, यानी कि 4 भुजाओं वाले भगवान हो गए, गणेश जी का स्टैचू, यानी कि फिगर तो ह्यूमन की है और जो फेस है वो एलिफेंट का है, और 6-7 हाथ हो गए, उनमें सारे वेपन्स और जो भी कुछ हमारे भगवान के हाथों में होता है, और ट्रीज का स्कल्पचर, तो ये सब चीज़ें उन्हें बहुत एक्साइटिंग और अच्छी लगने लगी एज कम्पेयर टू द ग्रीक वन, तो उन्होंने उनको चुराना शुरू कर दिया। तो वॉल्टर एलियट ने भी ऐसे तो वॉल्टर एलियट ने क्या करा, इन्होंने जितने भी हमारे स्तूप के अंदर के पत्थर थे, रेलिक्स थे, जो वॉल्स थी उसके ऊपर जो कारीगरी हो रखी थी, नक्काशी हो रखी थी, उनको बाहर निकलवाना शुरू करवा दिया, और बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने तोड़फाड़ करके पत्थर निकाले। जैसे कि अगर कोई स्टैचू है तो उन्होंने उसका सर तोड़ दिया और नीचे से पत्थर निकाल के ले गए। तो इस तरीके से सारे के सारे मार्बल्स वॉल्टर एलियट ने लेकर कुछ भेज दिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कैलकाटा के अंदर, कुछ भेज दिए मद्रास में, और कुछ भेज दिए लंदन में, कुछ सजावट के लिए या फिर कहीं भी म्यूजियम में डिस्प्ले करने के लिए। आप एक बार सर्च करना अमरावती स्तूपा, उसकी कोई आपको एनिमेटेड पिक्चर्स दिखाई देंगी, तो आप देख सकते हो वो कितना सुंदर था, बट हम अब उसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो H.H. कोल, अब ये सब हमने पढ़ लिया, और ये जितने भी पत्थर उन्होंने इधर उधर भेजे थे उन्हें एलियट मार्बल्स भी कहते हैं। H.H. कोल जो एक ब्रिटिशर ही थे, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। जब आगे चल के उन्होंने स्टडी वगैरह करी तो उन्होंने ये जो अमरावती स्तूप के साथ हुआ उसको क्या बोला, एक सुसाइड बोला। उन्होंने कहा है कि अगर किसी कंट्री का आर्कोलॉजिकल पास्ट उसकी कोई रेलिक्स उठा के दूसरी कंट्री ले जाए या वो वहाँ से हिले, तो उसका एक सुसाइड के मुताबिक है वो चीज़। एक कंट्री के लिए वो चीज़ क्या है, सुसाइड। क्यों? क्योंकि हमारा जो पास्ट है जिससे हम काफ़ी कुछ पता लगा सकते थे वो अब हमारे पास नहीं रहा। तो H.H. कोल ने सुसाइड मेंशन का दर्जा दिया है, ये जो पूरा ये सीन हुआ अमरावती में उसको। और अब जो ये सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, यानी कि सांची स्तूप तो हमारा बच गया था, अमरावती क्यों नहीं बचा? तो बस एक डिफरेंस ये था कि अमरावती जो था वो पहले से ही रुइंड था, यानी कि वो पहले से ही जो स्तूप था वो ऑलरेडी रुइंड था, तो बाकी लोगों ने कसर नहीं छोड़ी उसको डैमेज करने में। नाउ कम टू द 9th टॉपिक जिसका नाम है स्कल्पचर। अब इसके बारे में जो भी हमने इस चैप्टर में जो इन स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा है, बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने जब हम स्तूपास के अंदर गए और ईस्टर्न गेटवे जो है आपका, यानी कि सांची स्तूपा का जो ईस्टर्न गेटवे है वो बहुत सुंदर था, उसको चुराने की भी कोशिश कर रहे थे। जब शाहजहां बेगम ने कहा कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का साँचा लेकर चले जाओ, ठीक है, तो उस पर क्या था, एक स्क्रोल टाइप्स जैसा सा जो हमारा गेटवे है ऐसा बना हुआ है। ये देखो आपकी बुक में बता रखा है, ये ऐसे ये 2 स्क्रोल हो गए और ये यूं नीचे खुल गया। आपको स्क्रोल कैसा होता है, वो साइड में से 2, एक ऊपर एक डंडा होता है और नीचे वो पूरा का पूरा ऐसे खुल जाता है। तो ऐसा लगता है कि कोई स्क्रोल खुलने का सा हमारा जो कारीगरी है इस टाइप की हो रखी है ईस्टर्न गेटवे के ऊपर, तो ऐसे दिखा रखा है। ये क्या है, ये स्क्रोल वाली जो फिगर आपकी बुक में भी दे रखी है, इसको क्या बोला गया है, चरण चित्रा। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि वो स्क्रोल को क्या बोला गया, चरण चित्रा। और इसके अंदर पूरी एक स्टोरी दिखाई गई है, आप बुक में फोटो देखो, पूरी की पूरी एक स्टोरी डिपिक्ट करी गई है, यानी कि हमारे गेटवे के ऊपर नक्काशी करके पूरी स्टोरी डिपिक्ट करी गई है। कहाँ से ली गई है वो स्टोरी, फ्रॉम वसंतरा जकाता से स्टोरी ली गई है, जो ब्राह्मण प्रिंस की स्टोरी है। एक ऐसे प्रिंस जो
ब्राह्मण बन जाते हैं, अपने राजपाट छोड़ के अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ फॉरेस्ट में जाके रहने लगते हैं। उनकी पूरी की पूरी स्टोरी अगर आप वो देखोगे फोटो तो आपको दिखाई दे जाएगी। हट्स दे रखे हैं, ट्रीज दे रखी है, एनिमल दे रखे हैं, पूरा रूरल सीन जो है वो हमारा जो ये गेटवे है उस पर ये 1 2 3 4 इसके 4 ब्लॉक्स में सब कुछ डिपिक्ट कर रखा है। और ये जो चक्र टाइप बना हुआ है ये स्क्रोल कहा गया है, इसको कहा गया है चरण चित्र। तो विद दिस हमारा टॉपिक 1 खत्म हो गया और टॉपिक 9 भी खत्म हो गया है, स्टोरीज इन स्टोन, यानी कि हमें समझ में आया कि स्टोन के ऊपर स्टोरी दी गई है। नाउ कम टू द टॉपिक 9.2 सिंबल्स ऑफ वर्शिप। अब हमें कैसे पता चला कि जो स्तूप के अंदर और बाकी जगहों पे जो नक्काशी हो रखी थी उसके अंदर पूजा पाठ के सिंबल यानी कि वर्शिपिंग के सिंबल्स हमें क्या क्या मिले। ठीक है, तो सिंबल्स ऑफ वर्शिप टॉपिक में मेनली हमें 3 पत्थर दिखाए गए हैं। आप बुक में देखना, यहाँ मैंने बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो उन पत्थरों में हमें वो दर्शाया गया है, जो भी कुछ सांची स्तूपा के अंदर जो स्कल्पचर्स थे वो सेम पत्थर है और हमें बताएंगे कि उनका क्या मीनिंग है इस टॉपिक में। तो देखो, एक बात है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि जो सांची स्तूपा के जितने भी स्कल्पचर्स थे वॉल पर या आप कह लो पिलर्स के ऊपर, उनमें कहीं पर भी बुद्धा की इमेज नहीं बनी है। एनिमल बना है, हट बना है, ट्री बनी है, उनके फॉलोअर्स बने हैं, पर कहीं पे भी बुद्धा की इमेज नहीं बनी है। हर जगह पे जहाँ बुद्धा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि ये बुद्धा हो सकते हैं, वहाँ पे उनकी जगह एक एम्प्टी जगह बना रखी है, यानी कि खाली जगह छोड़ी हुई है। बुद्धा की कोई भी तस्वीर नहीं है, यानी कि नक्काशी नहीं हो रखी है बुद्धा के स्टैचू की। और दूसरी चीज़ है कि हमारे अब आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलेगा कि पत्थर के ऊपर कोई सीन बना हुआ है, वो कैसे जानेंगे उसके बारे में। तो दे यूज द हेगियोग्राफी। हेगियोग्राफी क्या है, मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था तुम्हें कि बायोग्राफी होती है, जैसे कि अगर किसी इंसान के ऊपर के बारे में लिखा जाए तो वो बायोग्राफी होती है, और अगर किसी संत के ऊपर लिखा जाए तो वो हेगियोग्राफी होती है। तो बुद्धा संत थे तो उनके ऊपर जो लिखी गई है वो हेगियोग्राफी है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो हेगियोग्राफी खोल के पढ़ते हैं, साथ साथ में पत्थरों को देखते हैं, जो सीन्स मैच होते हैं उन पत्थरों से, उस तरीके से वो पूरा अनुमान लगा के हमें थ्योरी देते हैं कि ऐसा हुआ होगा और ये डिपिक्ट करता है। तो पहला हमें 3 चीजें दे रखी है। एक दे रखा है ट्री और आसपास में फॉलोअर्स बैठे हुए हैं। पीपल का ट्री दे रखा है, पीपल का ट्री के नीचे बैठ के बुद्धा अपने जो सरमन्स वगैरह होते थे वो देते थे। दूसरी चीज दे रखी है, स्तूप दे रखा है और खाली सारे के सारे फॉलोअर्स टाइप बैठे हुए हैं। और तीसरी चीज ये चक्र दे रखा है। तो इन तीनों का क्या मतलब है, ट्री का, स्तूप का और चक्र का क्या मतलब है, उसके बारे में आप ठीक है। तो कोई सीधी सादी इमेज नहीं दी गई है बुद्धा की, उसकी जगह हमें ट्री, स्तूप और व्हील दिखाया गया है। तो ट्री से क्या दिखाया गया, ट्री से वो जगह दिखाई गई है जहाँ पे बुद्धा बैठ के अपने सरमन्स दिया करते थे, अपने जितने भी उनके फॉलोअर्स वगैरह आते थे उनको। और ट्री से एक चीज़ और दिखा रखी है कि ट्री के नीचे सब लोग बैठे हुए हैं, यानी कि फ्लरिश कर रहा था पूरा बुद्धिज्म बुद्धा के अंडर में। सेकेंड चीज़ क्या है आपकी, स्तूपा डिपिक्ट करता है निब्न, यानी कि जो महानिब्न हुआ था बुद्धा का। निब्न मतलब क्या होता है, ये जैसे कि बुद्धा मरे नहीं थे, वो एकदम से फायर निकली और वो एकदम से गायब हो जाने को निब्न कहते हैं। तो बुद्धा का निब्न स्तूप से दर्शाया गया है। एंड जो ये लास्ट व्हील है, व्हील से उनके सरमन से दर्शाए गए हैं। जो उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था ना सारनाथ पे, व्हील से उनका सरमन दिखाया गया है। और जो ये ट्री है, ट्री से उनकी जगह दिखाई गई है, और जो वो अपने फॉलोअर्स को पूरा टीच करते थे ट्री से, उसको शो करा गया है। तो तीनों पिक्चर्स जो हैं एग्जाम में भी आपको आ सकती हैं ये, और तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से सिंबल ने क्या दिखाया है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 9.3 पॉपुलर ट्रेडिशंस। इसमें हम 1-2 स्ट्रक्चर्स के बाद 9.3 स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक 9.3 के साथ में आपके एक फिगर बनी हुई है जिसमें एक लेडी है और उनके हाथ में से ट्री सा निकल के फ्लरिश हो रहा है। मैंने यहाँ थोड़ा सा बनाया है ये लेडी और यहाँ ट्रीज वगैरह हैं। तो इसका क्या मीनिंग है, देखो जो बुद्धिज्म है उसका वुमेन से कोई रिलेटेड नहीं था, यानी कि ऐसी जो अलग सी टाइप की ये फिगर थी, ट्री वुमेन है और वो सब कुछ फ्लरिश करे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये जितने भी बुद्धिस्ट होते थे तो मॉन्क और नन्स होती थी, तो ये वुमेन का और ये ऐसे ट्री से निकलता हुआ इसका हमारे स्तूपा के अंदर होने का क्या महत्व है। तो जब पढ़ा लिखा उसके बाद समझ में आया कि ये कौन है, ये हमारी शलभंजिका है। शलभंजिका हमारे हम टेक्स्ट में बताया गया है, ये एक वुमेन है जो जिस भी चीज़ को छू देती है वो नेचुरली ब्यूटीफुल बन जाती है। वहाँ पे ट्रीज वगैरह उगने लगते हैं। अगर उन्होंने किसी भी चीज़ को, पत्थर को भी छू दिया तो वो पेड़ बन जाएगा। तो उनकी फोटो इसलिए बनी हुई थी, उसको रिलेट किया गया है विद बुद्धिज्म कि यानी कि जो भी इंसान बुद्धिज्म की तरफ जाता है तो वो उसको मतलब आप समझ लो कि वो एक
वर्ल्डली मैन बन जाता है, वो और समझदार हो जाता है, वो फ्लरिश करने लगता है। और बुद्धिज़्म जो रिलीजन है, कल्चर है, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। तो इसको एसोसिएट करा गया शलभंजिका की जो ये स्टैचू है उससे मतलब निकाला गया कि इसलिए बनाया गया जैसे कि सब कुछ फ्लरिश कर रहा था। उसका किसी पर्टिकुलर वुमेन से रिलेशन नहीं था, उसका वुमेन रिलेशन मतलब क्या था कि सब कुछ फ्लरिश हो रहा है। तो आपको शलभंजिका का मीनिंग याद रखना है कि वुमेन जिनके टच से पूरा का पूरा जो चीज़ है वो नेचुरली ब्यूटीफुल बन जाती है। और जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं थी वो भी वहाँ पे बनी हुई थी, जैसे कि हॉर्सेज, एनिमल्स वगैरह बने हुए थे, वो जताका स्टोरीज से ली गई थी। एलिफेंट बहुत जगह पे बना हुआ था। एलिफेंट क्या दिखाता है? विजडम और स्ट्रेंथ, ठीक है। और गजलक्ष्मी की फोटो बनी है। गजलक्ष्मी मतलब बीच में एक लेडी है और साथ में से जितने भी एनिमल्स हाथी हैं वो उनके ऊपर पानी डाल रहे हैं, यानी कि अपनी सूंड से पानी डाल रहे हैं, जिसको अभिषेक करना भी कहते हैं। और एक है फोटो जिसमें कि एक वुमेन है, उनके साथ में जितने भी एनिमल्स वगैरह बैठे हुए हैं। तो इन सब का क्या मतलब था? तो इन सब के अलग अलग मीनिंग्स हमारे साथ आर्कोलॉजिस्ट ने निकाले। एक तो गजलक्ष्मी है, जैसे कि हमारी माता लक्ष्मी है, उस टाइप से ही आप कह सकते हो, जैसे कि माता लक्ष्मी बैठी हैं और जो एलिफेंट्स है वो उनका अभिषेक कर रहे हैं। दूसरे क्या है? सर्पेंट फिगर्स, यानी कि सांप सा बना हुआ है आपका एक फोटो में, तो सांप से भी रिलेट किया गया है। तो बहुत अलग अलग टाइप के हमारे स्टैचूज के और पिलर्स के ऊपर इनग्रेविंग्स हो रखी थी। और जो ये जेम्स फेर्गसन है, इस हमारी बुक में इनका नाम इसलिए बता रखा है कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, देखो कि स्टैचूज के अंदर क्या बना हुआ है। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि इन्होंने टेक्स्ट नहीं पढ़ा था बुद्धा का। अगर उन्होंने टेक्स्ट पढ़ा होता तो उन्हें अच्छे समझ में आता। तो जेम्स फर्ग्यूसन जो थे, उन्होंने जब पहली बार ये सब स्टोन्स को देखा तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आपको इस टॉपिक में क्या याद रखना है? शलभंजिका के बारे में, एलिफेंट का क्या मतलब है, एलिफेंट क्या दर्शाता है, विजडम और स्ट्रेंथ, और गजलक्ष्मी और सर्पेंट के बारे में तुम्हें याद रखना है। एक फोटो दिखा रखी है, एक वुमेन है, वो सबको नरिश टाइप कर रही है। वो हो सकता है, कहा गया है कि वो बुद्धा की मॉम की फोटो, यानी कि उनकी मदर की पिक्चर रहेगी। तो ये सब चीजें हमारे स्तूप के अंदर डिपिक्ट करी गई थी। और स्तूप में कहीं पे भी, सांची स्तूप के अंदर कहीं पे भी बुद्धा की कोई फिगर नहीं थी, खाली जगह दिखाई हुई है, जैसे ट्री, व्हील और हमारा क्या स्तूपा दिखाया गया है बुद्धा को दिखाने के लिए। सो विद दिस करते हैं जिसका नाम है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। देखो अब ये टाइम आ गया था कि जो बुद्धिज्म है उसमें भी एक अलग टाइप का बुद्धिज्म डेवलप हो रहा था, जिसको कहा गया महायाना बुद्धिज्म। अब महायाना बुद्धिज्म का मतलब क्या है? देखो पहले बौद्ध धर्म को क्यों अपनाता था? वो पूरा वर्ल्डली जो भी कुछ सुख वुख होते थे उन सबको छोड़ के पूरे संसार को त्याग कर वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते थे, पुराने वाले जो बुद्धिज्म धर्म के मुताबिक जो लोग चलते थे। अब महायाना बुद्धिज्म में एक चेंज आया। महायाना बुद्धिज्म वाले जो भी धर्म थे उन्होंने क्या बोला कि अब हम संसार का त्याग तो करेंगे पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं, एनलाइटनमेंट के लिए नहीं करेंगे, संसार के कल्याण के लिए करेंगे। यानी कि जो वर्ल्ड है उसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, वर्ल्ड की जितनी भी वर्ल्ड को सुंदर बनाने के लिए हम संसार का त्याग करेंगे। यानी कि अगर वो तपस्या कर रहे हैं, अगर वो मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो सोसाइटी की हेल्प के लिए कर रहे हैं, एनलाइटनमेंट के लिए नहीं करेंगे। महायाना बुद्धिज्म में ये कहा गया, यानी कि वो एक ऐसे टीचर्स बनेंगे जो सब लोगों की मदद करेंगे और अपना ज्ञान बांटेंगे और कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड में जितने भी इविल्स है वो खत्म हो जाए। तो महायाना बुद्धिज्म एक नई टाइप की हमारी बुद्धिज्म के अंदर नया कल्चर आया। इसे क्या बोला गया? सेल्फ एफर्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर, यानी कि सेवियर बनेंगे, पूरे वर्ल्ड के सेवियर बनेंगे अब वो लोग। अब बोधिस्ता क्या, जो भी लोग महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? बोधिस्ता। बोधिस्ता मतलब क्या है? कंपैशनेट बीइंग। कंपैशनेट बीइंग मतलब एक ऐसा इंसान जो पूरी सोसाइटी का कल्याण करना चाहता है, जो पूरी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। कंपैशन मतलब क्या होता है? किसी के लिए फील करना, किसी के दुख में आपके दुख को बांटना, ऐसा क्या होता है? कंपैशनेट बीइंग। बोधिस्ता मतलब कंपैशनेट बीइंग। अर्न मेरिट नॉट फॉर पर्सनल सैल्वेशन बट टू हेल्प अदर्स, यानी कि एनलाइटनमेंट तो लेना है बट अपने लिए नहीं, पूरे संसार की मदद करने के लिए, दूसरे लोगों का फायदा करने के लिए वो लोग मेडिटेशन और तपस्या करते थे। तो महायाना बुद्धिज्म एक न्यू टाइप का हमारा बुद्धिज्म के अंदर कल्चर चला। ठीक है, अब एक हो गया महायाना बुद्धिज्म। जो लोग महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करते थे उसको क्या कहा गया है आपकी बुक में? ग्रेट व्हीकल। कुछ नहीं है, 1 मार्क के लिए तुम्हें याद करना है। महायाना बुद्धिज्म जो न्यू बुद्धिज्म पे चलते थे, महायाना बुद्धिज्म कौन सा है? जो न्यू सोच विचारों पे चलते थे उसको बोला गया ग्रेट व्हीकल। और जो पुराने सोच विचारों पे चलते थे, यानी कि वो बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उसको क्या कहा गया है? हिनयाना, यानी कि लेसर व्हीकल। ठीक है, तो ये ओल्ड स्ट्रैटेजीज पे चलते थे। और जितने भी
ओल्ड बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, उन्होंने क्या कहा कि हमें थेरी कहा जाए। क्या कहा जाए? थेरी कहा जाए। आपकी जो बुक है हिमालय रीजन में वो लोग रहते थे, तो उन्होंने क्या कहा है कि हमें हिनयाना नहीं कहा जाए, हमें थेरी कहा जाए। सो विद दिस हमारा टॉपिक 10.1 कंप्लीट हो गया। अब हम 10.2 पे आ जाते हैं, द ग्रोथ ऑफ पौराणिक ट्रेडिशंस। पौराणिक ट्रेडिशन, अब हम हिंदुइज्म पर आ गए। हमारा बुद्धिज़्म जो है टॉपिक वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम हिंदुइज्म के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम पे हिंदू कल्चर में क्या चल रहा था, कौन से गॉड की पूजा होती थी, कैसे होती थी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ग्रोथ ऑफ पौराणिक ट्रेडिशन। तो आइडिया ऑफ सेवियर कोई नई चीज़ नहीं थी। सेवियर मतलब क्या कि देखो, हिंदू धर्म में तो शुरू से ही हमें ये सब बताया गया है कि जब भी हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत गलत हो जाता था, यानी कि लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाता था वर्ल्ड के अंदर, जो बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, तो जो भगवान थे वो अवतार का रूप लेके, यानी कि वो ह्यूमन फॉर्म में आकर धरती पे आते थे और संसार का कल्याण करते थे। जैसे कि कृष्ण जी आए, राम जी आए, हनुमान जी आए, ठीक है। तो अवतार का रूप धारण करके हमारे जो भगवान जी है वो अर्थ पे आते थे अर्थ को बचाने के लिए। तो आइडिया ऑफ सेवियर कोई नई चीज़ नहीं थी हिंदू धर्म के लिए, ठीक है। अब जो हमारा हिंदू धर्म था उसमें वैष्णविज्म और शैविज्म डेवलप हो रहा था। वैष्णविज्म मतलब क्या है? विष्णु भगवान की पूजा करना। और शैविज्म मतलब क्या है? लॉर्ड शिवा की पूजा करना। और एक नया कॉन्सेप्ट निकला, भक्ति, यानी कि लोग भगवान की पूजा करने लगे, उन्हें वर्शिप करने लग गए, किसी वर्ल्ड के लिए नहीं, अपने लिए। आप भगवान को क्यों मानते हो? अपने लिए, खुद की भक्ति, यानी कि एक इंसान खुद को भगवान से अटैच करने लग गया, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग गए, उनको अपना लॉर्ड मानने लगे, यानी कि भक्ति का कॉन्सेप्ट आने लग गया था उस समय में। वैष्णविज्म, शैविज्म, ठीक है। और काफ़ी सारी स्टोरीज बताई जाने लगी और बताई जाने लगी कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भगवान जो है वो धरती पर आकर उनको सॉल्व करते हैं। और 10 अवतार्स के बारे में बताया गया। हमें पता है कि विष्णु जी ने भी 10 अवतार लेकर आए थे। और लॉर्ड शिवा के बारे में बताया जाने लग गया। वर्शिप के नए नए सिंबल्स स्टार्ट होने लगे, जैसे कि हमारा जो शिवा है उनको लिंग से, यानी कि जो हमारा शिवलिंग होता है वो दिखने लगा। तो इस सब तरीके की चीज़ें हिंदुइज्म में भी फॉलो हो रही थी। ओके, और अवतार्स और इनकारनेशंस, अवतार्स और इनकारनेशन सेम है। जैसे कि विष्णु जी के अवतार कौन है? कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार है, राम जी विष्णु जी के अवतार है। तो इस सब चीज़ों के बारे में लोग मानने लग गए थे। और हमारी जो दुर्गा माँ है उनके बारे में बताने लगा। और एक आपकी बुक में फिगर भी दे रखी है जिसमें नरसिंह रूप जो शिव जी ने धारण करा था उसके बारे में बताया गया है। और मदर गॉडेस दिखा रखी है और जो अर्थ को बचाने वाला सीन था। और एक हमारा सीन है जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग सीन्स आपकी बुक में दिखा रखे हैं कि जब जब भगवान धरती पे आए हमें राक्षसों से कह सकते हो आप, या जितनी भी बुराइयां उनसे बचाने के लिए। और सारे स्कल्पचर्स देखे जिसमें भगवान जी की फ़ोटोज़ वगैरह थी, अलग अलग टाइप की ड्रेस हो गई, ऑर्नामेंट्स हो गए, वेपन्स हो गए, 4 भुजाओं वाले हाथ हो गए। तो उन सब चीज़ों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे समझा, तो उसके लिए उन्होंने रेफ़र करा स्टोरीज़ को। कौन सी स्टोरीज़ को? पुराण्स को। कौन सी स्टोरीज़? पुराण्स। तो देखो वेदास होते थे, जितने भी ऋग्वेद वगैरह हो गए, जितने भी वेदास थे वो खाली ब्राह्मण और क्षत्रिय ही पढ़ पाते थे। जो लोअर कास्ट होती थी और जो वुमेन होती थी वो वेदास को नहीं पढ़ पाते थे। तो जो पुराण्स थी उसमें से सारा ये जितने भी आइडियाज़ अभी हमने पढ़े वो सब कहाँ से मिले? पुराण्स में से। पुराण्स को वुमेन और जो शूद्रास थे वो भी पढ़ पाते थे, वो ईजी लैंग्वेज में लिखी होती थी और उनको एक्सेस थे पुराण्स। तो इसीलिए जितना भी हमारा ये कल्चर था, जितने भी हमारी ये वर्शिप और रिलीजियस बिलीव्स हमें पता चली, किसके थ्रू पता चली? पुराण्स के थ्रू पता चली। और हमारे को बुक में बता रखा है अबाउट वासुदेवा कृष्णन के बारे में कि कृष्ण जी के बहुत ज़्यादा वर्शिप होने लग गई थी इन मथुरा, जो अभी भी होती है। तो यहाँ हमने हिंदू ट्रेडिशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है अबाउट टेम्पल्स, यानी कि अब हमने बुद्धिज़्म का स्तूपा देख लिया, अब हम हिंदू के टेम्पल्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट टॉपिक एंड देन हमारा चैप्टर कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक 10.3 बिल्डिंग टेम्पल्स। तो देखो हमने हिंदू भगवान के बारे में पढ़ लिया, विष्णु जी के बारे में, शिव जी के बारे में, और पढ़ा कि किस तरीके से वैष्णविज्म और शैविज्म का कल्चर आ रहा था हमारे टाइम के अंदर। ओके, अब हम पढ़ेंगे अबाउट टेम्पल्स कि उस समय पे टेम्पल्स किस टाइप के होते थे और कैसे टेम्पल का सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हुए। ठीक है, तो टेम्पल्स को मेनली हाउस ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी कि भगवान का घर और मंदिर कहा जाता था। और मेनली उस ज़माने में जो टेम्पल होता था वो बिल्कुल ही सीधे साधे से स्ट्रक्चर का होता था, सिंपल से स्ट्रक्चर का होता था। जैसे कि एक स्क्वायर सा ऐसे जगह सी बनी होती थी, एक कमरा सा बना होता था छोटा सा कहीं भी पेड़ के नीचे या पेड़ के पास में, जिसको क्या कहा जाता था? गर्भगृह। क्या कहा जाता है? गर्भगृह। अभी भी जो मंदिर का वो जगह होती है जहाँ भगवान जी की मूर्ति
रखे होते हैं, इसे क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल डोरवे होता था, यानी कि एक ही डोर होता था उसके अंदर घुसने का, और इसे क्या कहा जाता था, गर्भगृह। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर था देखो वो कॉम्प्लेक्स होना शुरू हुआ। जो ये गर्भगृह होता था, इसका जो रेक्टेंगुलर पोर्शन था, इसके ऊपर शिखर बनना शुरू हुआ। आपने देखा है कई जो मंदिर होते हैं उनके ऊपर ऐसा शिखर बना होता है। ठीक है, तो पॉइंटेड या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, बड़ा अलग सा शिखर बनना शुरू हुआ, जैसे कि अगर कोई बहुत दूर से भी टेम्पल को देख रहा है तो उसे टेम्पल का शिखर दिख जाता है। आजकल तो अक्षरधाम मंदिर है, जैसे देखा है कितने बड़े बड़े शिखर हैं, उसके ऊपर शिखर बनने शुरू हुए। तो उस जमाने में शिखर बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, उसके बाद और चीजें शुरू हुई, जैसे कि मंडप बनने शुरू हुए। मंडप मतलब असेंबली हॉल बनने शुरू हुए। और क्या, एक गेटवे बनना शुरू हुआ, यानी कि एक सामने अगर शिखर छोटा होता था तो बड़ा सा गेट बनने लगता है मंदिर के एंटर होने का। तो अलग अलग चीजें, असेंबली हॉल, ह्यूज वॉल्स और गेटवेज हमारा जो मंदिर है उसके अंदर बनने लग गए। तो पहले खाली गर्भगृह होता था, फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगा कि एंटरिंग का गेटवे हो गया, मंडप यानी असेंबली हॉल, उसके बाद जो गर्भगृह है उसके ऊपर बड़ा सा शिखर। तो कॉम्प्लेक्स हो गया हमारे मंदिरों का स्ट्रक्चर, यानी टेम्पल्स का स्ट्रक्चर। उसके बाद काफी सारे आर्टिफिशियल केव टेम्पल्स भी, जो रॉक से आर्टिफिशियल केव्स बनाए गए वो फेमस होने लग गए, वो ट्रेंड में आने लगे उस टाइम पे, कि एक पूरा है जो पहाड़ को काट के आर्टिफिशियल खुद से गुफा बना के उसके अंदर मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है, और एक बहुत ही फेमस टेम्पल जो है हमारा कैलाशनाथ टेम्पल, जो एक ही पत्थर के टुकड़े से बना है। कैलाशनाथ टेम्पल इज अगर आपने कभी देखा हो तो, मैंने तो नहीं देखा है, वो कहते हैं कि वो बहुत ही सुंदर टेम्पल है और देख के यकीन नहीं होता कि उस जमाने में एक ही पत्थर से टॉप टू बॉटम ऐसा इतना भव्य मंदिर कैसे बना होगा। ठीक है, और अजंता एलोरा की केव्स तो हम लोगों ने देखी हुई हैं, तो हमें पता है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल केव्स बनते थे। और भी काफ़ी सारे टेम्पल्स ऐसे हैं इंडिया के जिनको देखकर इतने यकीन ही नहीं होता था। इनफैक्ट आपकी बुक में एक चीफ का बारे में बताया गया, यानी कि जो चीफ होते थे उन्होंने एक मंदिर बनवाया और उसके बाद वो एक ही जब पत्थर से वो मंदिर बना तो उसे देख के उन्होंने खुद सोचा कि ये काम मैंने कैसे किया, हाउ डिड आई डू इट, हाउ डिड आई कंप्लीट इट, लिखा है कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये उन्होंने कैसे बनाया। तो कई सौ जो मंदिर होते थे देखो उन्हें 500 से 600 साल लग जाते थे बनने में। तो देखो पत्थर के इतने बड़े टुकड़े से वो लोग अपनी इंजीनियरिंग करके पूरा मैप रेडी कर लेते थे, यानी कि जो उसका ढांचा होता था वो रेडी कर लेते थे, और 3 से लेके 600 सालों तक में जाकर हमारा मंदिर रेडी होते थे। तो कैलाशनाथ टेम्पल की पिक्चर्स आप देखना, आपको दिखाएगा कि वो एक ही रॉक से एक पूरा इतना बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर बना हुआ है। और कैलाशनाथ किन के नाम पे बना हुआ है, ये शिव जी का मंदिर है, कैलाशनाथ शिव जी का ही एक नाम है। तो विद दिस हमारा टॉपिक 10 भी कंप्लीट हो गया। बात है टॉपिक 11 पे, जिसका नाम है कैन वी सी एवरीथिंग। देखो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमें ये पत्थर और बिल्डिंग्स बता रही है, इनसे हमने जो नतीजे निकालने हैं क्या वो सही है या गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि पत्थर पे एक फोटो बनी है, वो उस समय पे वो कुछ और दर्शा रही हो और हमने उसका मीनिंग कुछ और निकाला, यानी कि एक लेडी बनी है, मे बी वो कुछ और डिपिक्ट कर रही हो और हम उसको कुछ और मान रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते हैं और कितना सच है कितना झूठ है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने स्टोन्स देखे, आर्किटेक्चर देखा, स्कल्पचर देखी, बिल्डिंग्स हमने देख रही हैं। अब टॉपिक 11.1 है हमारा ग्रैपलिंग विद अनफेमिलियर। देखो हमारे यहाँ ग्रैपलिंग विद अनफेमिलियर मतलब क्या है। देखो जब ये यूरोपियंस इंडिया में आए ना और इन्होंने इंडिया का स्कल्पचर देखा तो ये बेचारे बहुत डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि इन्होंने मेनली ग्रीक स्ट्रक्चर्स देखे हुए थे, वो ह्यूमन फिगर्स बनाते थे। अभी मैंने तुम्हें बताया था ह्यूमन फिगर्स मेनली बनाते थे। बट जब वो इंडिया आए उन्होंने देखे हमारे भगवान जी की पिक्चर्स, नरसिंह रूप की पिक्चर देखी कि ऊपर शेर का मुंह है और नीचे ह्यूमन बॉडी है। गणेश जी की फिगर जब इन्होंने देखी तो ये लोग घबरा से गए कि ये क्या अलग सा बिल्कुल डिपिक्ट हो रखा है। हमारे भगवान जी के 8 भुजाएं यानी कि 8 हैंड्स होती थी और हर एक में कुछ ना कुछ अलग चीज़ होती थी। तो ये सब इन्हें बहुत फैसिनेटिंग भी लगा और ये बहुत घबरा भी गए। उससे पहले तक ना ये हमारे जितना भी ये जो हमारा स्कल्पचर होता था ये इसको इन्फीरियर मानते थे, यानी कि पहले हमारे यहाँ एनिमल्स निकलते थे, फिगर्स निकलती थी, ट्रीज वगैरह निकलते थे, और जो हमारा और जितने भी होती थी ना एनग्रेविंग्स हो रखी होती थी। जैसे कि ये वॉल है, खाली वॉल पे एनग्रेविंग्स हो रखी होती थी, कोई बड़े बड़े स्टैचूज जो होते हैं हमारे वो नहीं मिल रहे थे। तो
जो ये यूरोपियंस होते थे ना, तो ये हमारे जो स्कल्पचर था उसको इन्फीरियर यानी अपने से छोटा मानते थे। यहाँ मैंने लिखा है कि यूरोपियंस कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड एंड गॉडेसेस, इन्हें हमारे भगवान जियों के जो स्कल्पचर्स थे वो समझ में नहीं आ रहे थे। समटाइम्स दे वर हॉरिफाइड, कभी कभी ये लोग डर भी जाते थे। एंड स्ट्रेंज एज कम्पेयर टू ग्रीक, क्यों ग्रीक के लिए तो स्ट्रेंज है क्योंकि जो ग्रीक गॉड्स होते थे मेनली ह्यूमन फिगर होती थी। ज़्यूस की फिगर आप देखो, थॉर की फिगर आप देखो, तो सिंपल सी एक फिगर होती थी ह्यूमन की, स्टैचू बना होता था, और हमारे भगवान जी से वो कंपेयर करते थे, उन्हें बहुत डिफरेंट लगता था। और जो अर्लियर स्ट्रक्चर्स थे, यानी कि पहले हमारे यहाँ मेनली वॉल के ऊपर एनग्रेविंग्स इन लोगों को मिलती थी, तो ये क्या कहते थे, इंडिया का स्कल्पचर जो है वो काफ़ी इन्फीरियर है, यानी कि उनके मुताबिक छोटा है। आपने देखा है उनके तो पूरा का पूरा स्टैचू बना होता था ह्यूमन फिगर का, तो उन्हें बेकार लगते थे हमारे। बट जब बुद्धिज़्म के जब उन्हें स्टैचूज़ मिलने शुरू हुए, यानी कि बुद्धा का इतना बड़ा स्टैचू आपकी बुक में भी बना हुआ है, जब वो उन्हें मिलना शुरू हुआ तो इन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर ह्यूमन स्टैचूज़ भी बनते थे। तो तब इन्होंने जब कंपैरिजन करा तो पता चला कि जो इंडिया का स्कल्पचर है, इंडिया का आर्ट है, इनकी आर्ट से भी ज़्यादा बढ़िया था। ठीक है, तो अब ये इस चैप्टर में इस टॉपिक में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताया कि यूरोपियंस को हमारा जो स्कल्पचर था पहले समझ में नहीं आता, तो और फिर इतना अच्छा लगने लगा कि ये लोग चुरा चुरा के ले जाने लग गए थे। ओके, तो टॉपिक 11.2 पढ़ते हैं और इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। इफ़ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच, तो देखो मैंने तुम्हें बता दिया, ये लोग क्या करते हैं, कोई पत्थर देखते हैं, उससे रिलेटेड टेक्स्ट उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, मैच करके हमें बता देते हैं क्या हो रहा है। जैसे कि बुद्धा की कोई फोटो देखी है उन्होंने, तो अगर उसमें जो भी लिखा हुआ है वो बुद्धा की हैगियोग्राफी से मैच करके और हमें बताएंगे उसमें क्या हो रहा है। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि जो इमेज है या फिर जो स्कल्पचर है और वो जो टेक्स्ट में लिखा है उससे मैच ना हो रहा हो, ओके, तो इस सिचुएशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, एक फोटो दे रखी है आपको, वो फोटो कौन से, हमारी ह्यूज रॉक स्ट्रक्चर है महाबलीपुरम में, तमिलनाडु के, वो पिक्चर दे रखी है, आप उसे देखो, यानी कि दो पत्थर से निकल रहे हैं ऐसे, और यहाँ पे कुछ कुछ बना हुआ और यहाँ पे कुछ कुछ, तो ये जो पत्थर के बीच में जो ये गैप है इसका क्या मतलब है, दो मतलब निकाले गए हैं इसके पुराण से। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पुराण से काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पता लगाया है। वेदास और जो ऋग्वेद से होते थे वो शूद्रास और जो वुमेन होती थी वो नहीं पढ़ पाते थे, बट पुराण वो पढ़ पाते थे, और पुराण्स काफ़ी सारी पुराण्स लिखी गई हैं हमारी, तो सारी पुराण्स में से स्कल्पचर्स के बारे में डिपिक्शंस निकाले जाते थे। तो पुराण से उन्होंने दो चीज़ों का मतलब निकाला कि ये जो पत्थर वाला सीन बना हुआ है कि दो पत्थर के बीच में से ये क्लिफ्ट बनी हुई है, इसका क्या मतलब है। एक मीनिंग तो ये निकाला, डिसेंट ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम हेवन। आपको पता है ना, गंगा जो है वो स्वर्ग से निकल कर आई है, तो वो डिपिक्ट करा गया है कि मे बी ये जो दो पत्थर का जो क्लिफ्ट है, यानी कि ये ऊपर हेवन से ये जो गंगा है वो उतर कर आ रही है। और दूसरी चीज़ जो हमारी पुराण और एपिक्स हैं, पुराण और एपिक दोनों में ही गंगा का जो धरती पे आना है वो मेंशन किया गया है। तो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि मे बी ये जो महाबलीपुरम का रॉक स्टैचू है ये गंगा का धरती पे आना दिखा रहा है। और दूसरी, कई आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये महाभारत का सीन डिपिक्ट कर रहा है। कौन सा सीन डिपिक्ट कर रहा है महाभारत का, जब अर्जुन जो थे वो पेनेंस करते हैं, यानी कि अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और भगवान से, स्वर्ग के भगवानों से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें वेपन्स दे महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए। तो ये कहा गया है कि ये हो सकता है कि ये वो सीन हो जब अर्जुन ने भगवान से सारे के सारे वेपन्स मांगे थे और स्वर्ग से वेपन्स आए थे अर्जुन के लिए, मे बी ये वो सीन हो। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एंड इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके पढ़ सकते हो। एंड आई होप कि तुम्हें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स दैट प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। देखो, पहली बात ये है, लॉकडाउन चल रहा है, सेल्फिशनेस छोड़ के प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स की आप हेल्प करना। एंड सेकेंडली ये है कि जो नोट्स वगैरह हैं उसकी तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, वो सब तुम्हें मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, बस तुम्हें मुझे जाके फॉलो करना है और हाईलाइट सेक्शन को अच्छे से चेक करना है। सो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय। कोई भी क्वेरी हो डीएम करो और कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कमेंट करोगे तो मैं कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्दी कर देती हूँ, डीएम का थोड़ी लेट करती हूँ, ठीक है। तो कमेंट मी और मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, और आगे तुम्हें कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है ये भी तुम मुझे बता सकते हो, और एनीथिंग इज देयर इन योर माइंड तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और शेयर तो तुम सबको करनी ही है। ओके, सो आई विल मीट यू देन।